हाँ स्टूडेंट, देखिए अब अपन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपका सब्जेक्ट है, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा सिलेबस बताता हूँ और किस तरीके से कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आपके सिलेबस को इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि इसमें इन्होंने दो पोर्शन कवर करे हैं। दो पोर्शन को कवर करते हुए इन्होंने सिलेबस को कवर किया है। एक इन्होंने पोर्शन लिया है किसका, बिजनेस, व्यवसाय। तो व्यवसाय से रिलेटेड जो टॉपिक हैं एक तो इन्होंने वो सिलेबस में लिए हैं आपके, और एक आपसे लिया है मैनेजमेंट। तो सही मायने में ये बिजनेस मैनेजमेंट है आपका, व्यवसाय प्रबंध, मैनेजमेंट, प्रबंध से रिलेटेड टॉपिक आपके इन्होंने लिए हैं। अब सिलेबस का जो आपका पहला चैप्टर है वो इन्होंने दिया व्यवसाय का अर्थ, उद्देश्य और साथ ही साथ एक लिखा इन्होंने सामाजिक दायित्व। क्योंकि पहले ये माना जाता था कि बिजनेस का एकमात्र उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। एकमात्र उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। लेकिन आज की डेट में इस चीज़ को नकार दिया गया है। लेकिन साहब बिजनेस कहाँ कर रहे हो आप, सोसाइटी में। तो व्यवसाय समाज का एक अंग है, तो आप समाज का कल्याण भी आपको देखना पड़ेगा। अब तो कंपनी एक्ट में तो प्रोविजन ही आ गए, CSR एक्टिविटीज़ आ गई, सेक्शन 135 आ गई कंपनी एक्ट की, जो कहते हैं कि आपको पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसका 2% समाज के कल्याण में खर्च करो। समझ में आ रहा है। इसके बाद में दूसरा आपके सिलेबस का जो चैप्टर है वो है व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। देखो साहब, आपको बिजनेस करना है। अब बिजनेस किस फॉर्मेट में करें, बिजनेस करने का तरीका क्या हो, तो बहुत सारे फॉर्मेट इंडिया में हैं। बताओ सबसे ज्यादा प्रचलित प्रारूप कौन सा है, सबसे ज्यादा प्रचलित प्रारूप? नहीं मालूम? ये बच्ची बताएगी। दुकान देखी है, व्यापार देखें, कौन सी किस टाइप की दुकानें आपको ज्यादा दिखाई देती हैं? लाला जी की दुकानें गली मोहल्ले में खुली हुई हैं, एकल स्वामित्व। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्यवसाय का सबसे प्रचलित प्रारूप कौन सा है, तो आंसर क्या दोगे? एकल स्वामित्व। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में व्यापार करने का सबसे प्राचीन स्वरूप कौन सा है इंडिया में, तो बच्चों वो है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्योंकि आज भी लोग अपने परिवार के साथ ही क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। और अभी अभी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी, RPSC ने ली थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे प्राचीन स्वरूप कौन सा है। तो आपको थोड़ा सा है ना ध्यान से पढ़ना है। अगर पूछे सबसे प्रचलित कौन सा है, तो एकल स्वामित्व। और सबसे प्राचीन कौन सा है, HUF है। तो ऐसे बहुत सारे व्यापार करने के क्या हैं, प्रारूप हैं। तो आपको ये देखना है व्यवसाय का अर्थ, उद्देश्य और सामाजिक दायित्व। अब इसके ऊपर एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे वो सुनो। लगभग एक आइडिया दे रहा हूं आपको। अर्थ, उद्देश्य, इन दोनों पे एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन आएगा और एक सामाजिक दायित्व का एक पक्का आएगा। तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें बिजनेस का आपको एक जनरल मीनिंग समझना है। इस बिजनेस के 2 टुकड़े करो जरा एक बार। इस बिजनेस जो इंग्लिश का शब्द है इसके 2 टुकड़े करो। BG प्लस नेस, बिजीनेस से बन गया बिजनेस, यानी कि व्यवस्थ रहने से। व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्यवस्थ रहना, बिजी रहना। पर आजकल तो लोग मोबाइल में भी बिजी रहते हैं। अगर मोबाइल का एक दिन नेट बंद हो जाए तो बच्चे बेचारे बंद हो जाएं।
आजकल तो पोजीशन कुछ ऐसी हो गई। मेरी बेटी की मैं बात बताता हूँ, उसकी हालत क्या है, खाना खाती है तो साथ में साइड में मोबाइल चालू रखती है। वो मेरी मम्मी के हाथ से ही खाती है खाना। तो उसको हम मोबाइल क्यों दे देते हैं कि तू मोबाइल देखती रहे, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं चलता कितना खा गई। ऐसे तो वो एक रोटी नहीं खानी, और मोबाइल चला दो तो 4 खा जाएगी। तो बीजी तो वो भी है बेचारी। तो केवल व्यस्त रहना क्या नहीं होता, ये एक शाब्दिक अर्थ है खाली, कि व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ हो गया व्यस्त रहना। लेकिन व्यस्त आप क्यों हो, व्यस्त आप क्यों हो? अच्छा, आप जूनियर अकाउंटेंट बन जाएंगे, आपकी नौकरी लग गई, क्या ये बिजनेस है आपका? मेरा क्वेश्चन समझ गए क्या? आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, आपकी नौकरी लग गई, आप सरकारी दफ्तर पे जाते हो, दिल्ली जाते हो, आपको हर महीने सैलरी मिलती है, तो बिजी तो हो, पैसा भी कमा रहे हो। क्या ये व्यवसाय है? बिल्कुल है। क्योंकि व्यवसाय को अगर आप ये सोच रहे हो कि माल का आदान प्रदान, तो गलत है। सेवाओं का विनिमय भी क्या है? बिजनेस है। बिजनेस के 2 पार्ट होते हैं, समझ लो, एक वाणिज्य कॉमर्स, और एक बताओ उद्योग। उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। तृतीयक उद्योग को कहते हैं सेवा उद्योग। लेकिन उसमें मैं आता हूं, आप नहीं आते हैं। उसमें मैं आता हूं, आप नहीं आते। जो हमारे जैसे प्रोफेशन है वो भी बिजनेस है, आपका एम्प्लॉयमेंट है वो भी बिजनेस है। मैं आपको बताऊंगा आगे कौन किसके अंडर में आता है। तो आपको इसमें एक तो अर्थ और उद्देश्य समझना, और एक क्या समझना आपको, सामाजिक दायित्व। 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब क्या होता है, जब आपने ये डिसाइड किया है कि साहब मुझे बिजनेस करना है, समझ रहे हो, आपने ये सोच लिया कि यार मैं तो बिजनेस करूंगा, बहुत हो गई पढ़ाई वढ़ाई, अब अपना अपना धंधा शुरू करते हैं साहब। तो पहला दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा? चलो आप एक काल्पनिक आप सोच लो कि आपको बिजनेस करना है, सबसे पहला दिमाग में आपके क्वेश्चन क्या आएगा? पूंजी। पूंजी, क्योंकि बिजनेस जो है ना आज की डेट में श्रम सघन नहीं रहे, पूंजी सघन हो गई। लेबर ओरिएंटेड बिजनेस नहीं रहे आजकल, कैसे हो गए? कैपिटल ओरिएंटेड। अगर आपके पास पैसा है तो आप व्यापार कर सकते हो, और पैसा नहीं है तो व्यापार नहीं हो सकता भैया। जैसे आपके बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट है ना, जो एनी टाइम क्या होता रहता है? सर्कुलेट। वैसे बिजनेस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? बताओ किसकी रिक्वायरमेंट है? पैसों की। तो व्यापार करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। कहां से आएंगे? कहां से आएंगे पैसे? तो इन्होंने तीसरा टॉपिक बना दिया, व्यावसायिक वित्त के स्रोत। व्यावसायिक वित्त के स्रोत कि साहब जो आपको बिजनेस में पैसा चाहिए तो हम बताएंगे आपको सोर्स कि कहां से पैसा मिलेगा। बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मेरे जैसे लाला जी हैं, साहूकार बनिए, ऊंची ब्याज दर पे देने वाले, समझ रहे हो आप? कई तरह के सोर्स हैं। कंपनी बना ली, इक्विटी शेयर इशू कर दिए मार्केट में, आईपीओ ले आए आप। तो ये आपका एक चैप्टर रोड बना दिया इन्होंने, व्यावसायिक वित्त के स्रोत। संगठन के प्रारूप में आप एकल स्वामित्व हो सकते हो, साझेदारी, 2 लोग मिलकर पार्टनरशिप मिलकर काम कर सकते हो, कंपनी बना सकते हो जैसे हमने बना रखी है। ये हमारा जो सर्जन इंस्टीट्यूट है ये क्या है? सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड है। हमने कंपनी बना रखी है क्योंकि टैक्स की रेट यहाँ पे क्या है? कंपनी में कम है। तो कई तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं हमको ये सोचने के लिए कि हमें कौन सा प्रारूप अपनाना है। 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। व्यावसायिक वित्त के स्रोत, कहां से पैसा जुटाएंगे, 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। समझ में आ रहा है? आप बताओ, आपने कभी व्यापार किया है? क्यों नहीं किया? जितने भी अरबपति, करोड़पति और जो भी आज की डेट में पैसे वाले हैं, एक का नाम बता दो। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, पैसे नहीं थे, कहाँ है देख लो आज। व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए। सर अभी आप ही तो बोल रहे थे, क्योंकि मेरे को ये टॉपिक बताना था इसलिए बोल रहा था। पैसे होने से व्यापार नहीं हो जाता, साहस चाहिए। कभी करके देखा आपने? कभी करके देखा व्यापार?
करके तो देखो, जोखिम लेके तो देखो। तो जो जोखिम लेता है, जो साहस करता है, जो अपना खुद का व्यापार शुरू करता है, उसे क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को क्या कहते हैं बताओ? उद्यमी। जो उद्यम करे वो उद्यमी। उद्यम मतलब एंटरप्राइजेस, उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर। और ये आपकी जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो स्वयं का व्यापार शुरू करता है वो क्या कहलाता है? उद्यमी कहलाता है। जो खुद के लिए काम करे, दूसरों के लिए नहीं। तो इनमें जोखिम बहुत है और जो लाभ आएगा वो अनिश्चित है। पर ये स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा किया जाने वाला क्या है? व्यापार है। इसको क्या कहते हैं अपन? उद्यमिता कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो उद्यमिता आपके कोर्स में डाल दिया एक चैप्टर इन्होंने। दो क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आएंगे इसमें। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? आपका व्यापार स्टार्ट हो गया साहब, मैं आपका ग्राहक, आपकी दुकान पे आया, आपसे माल खरीदा, आप मेरे से क्या लोगे? मैंने तो आपसे माल ले लिया, आप क्या लोगे? पैसे लोगे? पैसे तो नहीं है, दे दूंगा। मैंने क्या कहा आपको? दे दूंगा। उधार दे दो। उधार भी देनी पड़ती है ना व्यापार में। आप मेरे ऊपर विश्वास कैसे करोगे? तो आप मेरे को क्या कहोगे कि भैया चेक दे जा। चेक का नाम सुना है? देखा भी होगा। चेक तो सबने देखा ही होगा ना। ये क्या है? ये चेक वगैरह ये क्या है? ये मनी का सब्स्टिट्यूट है। आप देख लेना 10 साल के अंदर अंदर आपके जेब में जो नोट है ना, सब बंद हो जाने, डिजिटल करेंसी आ जानी है सारी। अभी आप लोग बताओ, आप कुछ खाते पीते हो, पैसे भी देते होंगे, कैसे देते हो बताओ? ईमानदारी से बताना है। कैश देते हो? आजकल बच्चे लोग कैश कहाँ दे रहे हैं? पेटीएम करो। मालूम है इसका इफेक्ट क्या है? आप कर तो रहे हो फोन पे, पेटीएम कर रहे हो, आपने पूरी साल में 2 लाख रुपए उड़ा दिए, और आपके घर में ऐसे 4 मेंबर हैं, 8 लाख उड़ा दिए। तो आपके जो कमाने वाला है ना, उससे पूछा जाएगा कि तेरी कमाई कितनी है, क्योंकि उनके पास तो एविडेंस है, सब ऑनलाइन है। अकाउंट में पैसा कहाँ से आया? कमाई तो बतानी पड़ेगी ना। तो ये मोदी सरकार ने सबको डिजिटल कर दिया और इनडायरेक्टली लपेट लिया कि भैया आ जाओ, हिसाब दे दो। तो ये तो युगों युगों से चलता आ रहा है। पहले वस्तु विनिमय चलता था, वस्तु के बदले वस्तु। मनी का सब्स्टिट्यूट लोग हमेशा देखते हैं, और इसके लिए एक बाकायदा एक्ट है, और उस एक्ट का नाम क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रक्राम्य लिखित अधिनियम। और इसमें 3 चीजें आती हैं: विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र और चेक। अब आरपीएससी का लेवल हो तो एक क्वेश्चन तो यही तैयार हो गया आपका। आरपीएससी तो यही पूछता है कि प्रक्राम्य लिखित में क्या क्या शामिल है। पिछली बार एग्जाम में आया था ये, 3 चीजें शामिल है। इसका पूरा का पूरा एक्ट ही आपको पढ़ना है। लगभग 3 क्वेश्चन इसमें आएंगे। समझ में आ रहा है? बताओ ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सब देखो व्यापार से जुड़े हुए हैं। पहले बिजनेस का अर्थ बताया, फिर बताया भाई किस टाइप का बिजनेस करोगे, कैसे करोगे, फिर पैसे कहाँ से लाओगे। जो बिजनेस करता है वो उद्यमी होता है, और ये आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर है? अब ये बच्ची बताएगी, आपने कोई दुकानदार से कोई चीज खरीदी और उसने बड़ी बड़ी क्या कर दी? बातें कर दी कि ये साहब हमारा प्रोडक्ट इतना दमदार है। बताओ लोग करते हैं नहीं करते? आज की डेट में क्या है, मार्केटिंग का जमाना है। लोग कंजे, जो गंजा होता है ना, गंजा, गंजे को कंगा बेच देते हैं। ऐसे हैं लोग। क्या कहते हैं? तू ट्राई कर, एक दिन हरियाली आएगी। तो वो बेचारा रोज ट्राई करता है कि आज शायद कुछ असर होगा। ये मार्केटिंग का दौर है साहब। लोग झूठ बहुत बोलते हैं,
अगर आपको किसी व्यापारी ने ऐसे ठग लिया, क्या करोगे जी? शिकायत करेंगे किससे? कंज्यूमर एक्ट में। तो आपके कोर्स में एक और चैप्टर डाल दिया, कौन सा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये बच्चों आपका जो प्रीवियस सिलेबस है उससे चेंज होएगा। ये वाला चैप्टर हम लेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, नया एक्ट आ गया। पिछला जो वैकेंसी थी उसमें 1986 था, पर हम क्या पढ़ेंगे? ये एक्ट चेंज क्यों हुआ, नया क्यों आया? क्योंकि जमाना बदल गया साहब, जमाना बदल गया। पहले मेरी वाइफ रोज मुझे कहती थी मेरे को ये दिला लाओ वो दिला लाओ, अभी पूछती ही नहीं है। सब नेट पे अवेलेबल है, ऑनलाइन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। तो बिजनेस तो अलग टाइप का हो गया आजकल। घर बैठे लोग बिजनेस कर रहे हैं, दुकानें खोल ही नहीं रहे, घर से भी व्यापार कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल हो रही है। तो ठगी तो ऑनलाइन भी हो रही है ना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ई कॉमर्स नाम का तो कोई शब्द ही नहीं था। तो कोई आदमी शिकायत करता तो कहता साहब विक्रेता का, हम तो ई कॉमर्स वाले हैं। तो उनको कवर करने के लिए एक्ट को ही चेंज कर दिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा लिया है? 2019। बहुत ही टेक्निकल और बहुत इंटरेस्टिंग है। 3 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने इसमें से, 4 भी आ सकते हैं पर 3 पक्के आएंगे। आप अगर आपने इस टाइप के फॉर्मेट की तरफ ध्यान दिया, 6 चैप्टर मैंने बता दिए सिलेबस के, टोटल किससे कनेक्टेड? बिजनेस से। भाई कंज्यूमर अगर कोई आपके ऊपर केस करेगा और आप दुकान लेके बैठे हो तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि उसको हैंडल कैसे करें। पैसों का लेन देन नगद के अलावा चेक वगैरह कैसे यूज करते हैं आपको मालूम होना चाहिए। उद्यमिता क्या होती है? खुद का व्यापार करने का साहस। ये समझ में आ गया। अब क्या होता है, लोग बिजनेस तो कर लेते हैं पर उसको मैनेज नहीं कर पाते। बिजनेस को क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है। तो पहले ये बताओ प्रबंध होता क्या है? मैनेजमेंट किसको कहते हैं? प्रबंध किसको कहते हैं? शॉर्टकट डेफिनेशन दूं? दूसरों से कार्य करवाने की कला। अगर आप दूसरों से काम करा सकते हो तो आप क्या हो? प्रबंध कर रहे हो। अब आपको व्यापार करने के लिए प्रबंध करना पड़ेगा। बताओ आप अकेले व्यापार कर लोगे क्या? मुझे तो केवल इस चीज का जवाब दे दो। कोई भी आदमी अकेला व्यापार कर लेगा क्या, या नहीं करेगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे खुद के पास, मेरा ऑनलाइन के बिजनेस में मैंने एक स्टाफ रखा, थोड़ा मैं भी कंजूसी रख लेता हूँ। उसकी सैलरी रखी 10,000 रुपये। काम नहीं आता था उसको, बेरोजगार था, तो 10,000 भी उसको खूब थे। आ गया, 6 महीने उसने मेरे यहाँ काम किया, काम में पकड़ आ गई, सीख गया। तो उसने मेरे को कहा सर मैं आपके यहाँ जॉब नहीं करूँगा। मैंने कहा कोई तकलीफ? क्या बात है बता। सर 10,000 में मेरे कुछ पोसाएगा नहीं साहब, मेरा नहीं बैठेगा हिसाब किताब। तो मैंने कहा यार तू तकलीफ में क्यों है, मेरे से पैसा और ले ले। मैंने उसकी सैलरी 15,000 कर दी। फिर बोलने लगे आप कैसे मैनेज करूं लोगों को, अब इतनी कमाई थोड़ी है। तो साहब लोगों को मैनेज करना एक कला है कि उनको सैलरी भी देनी है, मैनेज भी करना है, उनसे काम भी करवाना है। तो इसके लिए इन्होंने एक चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया कि व्यापार में आप सक्सेस कब होंगे? बताओ व्यापार में सक्सेस कब होंगे? जब आपके पास में जो लोग हैं, जिसको क्या कह रहा हूं, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, उसका क्या करोगे? प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो एक चैप्टर आपका ये डाल दिया। लगभग 3 क्वेश्चन इसमें आने हैं। समझ में आ रहा है आपके? अब मजेदार बात बताऊं बच्चों, ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो टॉपिक है ये इतना इजी टॉपिक है, आप पढ़ोगे ना तो भी ठीक होने और नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक होने, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, इजी से आते हैं। 2-4 टेक्निकल चीज़ें हैं। जैसे बीओ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको आएगी, जो मैंने ऑडिट में स्टार्टिंग में कहा आपको, कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली क्या करना है, मेरे को सुनना है, समझना है। और ये फैक्ट है, मैं ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती आपकी बात बोल रहा हूँ। आपको 10-15-20 दिन में महसूस हो जाएगा ये चीज़ कि हाँ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बीओ में ये बात नहीं बोलूँगा कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्यों?
अब व्यवसाय समाज का एक अंग है, ये कथन किसने कहा? अरे जिसने कह दिया, हमारे क्यों प्राण पी रहे हो? अब ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, और 4 ऑप्शन आ रहे हैं, कीलबाई, पीटर एफ ड्रकर, किथ डेविस, एल्टन मेयो, और ये कौन से नाम आ गए ऐसे, रामदास, श्यामदास, शिव कुमार, ऐसे नाम ही नहीं है। सारी डेफिनेशन किसकी? फॉरेनर की। और डेफिनेशन का बच्चों कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन बीओ में आएंगे, उसका कोई शॉर्टकट तो होता नहीं, वो तो रटनी पड़ेंगी, इसे थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अक्सर लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं ये बताओ, बताओ लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? किसी भी रिश्ते में अगर झगड़े होते हैं तो क्यों होते हैं? हाँ, एक ही चीज की वजह से कि प्रॉपर क्या नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं होता, संचार नहीं होता। आप मन ही मन में कोई बात रख लो, मुझे बोलो ही नहीं। अभी मैं जो ही क्लास छोड़ के गया ऑफिस में बहुत सारे बच्चे आ गए, सबके मन में एक ही क्वेश्चन। अब एक मेरा स्टूडेंट सीए फाइनल का स्टूडेंट था, अभी भी गया है, वो ऑफिस में मिल गया है मेरे को, सीए फाइनल में है वो, मेरा सीए बैकग्राउंड से भी मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है, और यहाँ की भी तैयारी कर ली उसने। बोले सर मैं क्या करूँ, सीए की तैयारी करूँगी, इसकी करूँ। मैं कहा सीए बन के भी तेरे को वापस करना तो यही पड़ेगा ना, कि सीए बनते ही आपके साथ में सबसे पहला अवार्ड क्या मिलता है मालूम है? सीए को सबसे पहला अवार्ड क्या मिलता है? बेरोजगारी। सीए बन गए, कर लो तो क्या, हम क्या करें, बन गए तो कोई रोजगार ही नहीं है। मैं कहा ये 2-4 महीने की बात है, तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, छोड़ सबको, इसमें लग जा, सिलेक्शन तेरा पक्का है। क्योंकि उसकी तैयारी भी बढ़िया है, इंटेलिजेंट भी है लड़का। तो आपके मन में कोई बात है और आप मुझे बताओगे ही नहीं तो विवाद तो होंगे। इसलिए बिजनेस तभी चलता है जब लोग आपस में क्या करें, संचार, कम्युनिकेशन। और संचार जो है बच्चों वो प्रबंध का एक कार्य ही है। प्रबंध के कितने काम होते हैं बताओ? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कितने कार्य हैं? प्रबंध के कार्य होते हैं 5। क्या क्या? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण और नहीं, समन्वय प्रबंध का कार्य नहीं है, निर्देशन और नियंत्रण। प्रबंध के 5 कार्य होते हैं बच्चों। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य होते हैं 5। कौन कौन से? एक तो सबसे पहले प्लानिंग। किसी भी चीज को मैनेज करना चाहते हो तो पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमें भविष्य में क्या करना है। आपको अपनी पढ़ाई अगर मैनेज करनी है तो आप पहले प्लानिंग करो। प्लानिंग करने के बाद एक संगठन बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि प्रबंध एक व्यक्ति का नहीं होता, व्यक्तियों के समूह का होता है। तो एक संगठन बनाओ, उस संगठन को मैनेज करोगे। उस संगठन को बनाने के लिए लोगों की क्या करनी पड़ेगी आपको? नियुक्ति। पहले आप पद का निर्धारण करोगे और फिर उन पद पर व्यक्तियों की नियुक्ति करोगे। नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। समझ में आ रहा है? अब लोग आ भी गए, आपने प्लानिंग भी कर दी, संगठन भी बना दिया। अब उनको अपने आप थोड़ी काम करेंगे, उनको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन देना पड़ेगा। बिना डायरेक्शन के तो आजकल कोई हिलता ही नहीं। और बच्चों क्या होता है, शादी ब्याह में जो घोड़ी जाती है उसको अच्छे से मालूम है मुझे खड़े रहना है, तान में नहीं आना। तान में तो सामने वाले आ रहे हैं, फिर भी बताओ उस घोड़ी के साथ में घोड़ी का मालिक हमेशा खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि घोड़ी कब भी दक जाए क्या मालूम चले। ऐसे ही इंसान है, कब भी दक जाए क्या मालूम चले। उनको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल। तो इन सब प्रबंध कार्यों का परिणाम ही क्या है? नियंत्रण। अब डायरेक्शन देने के लिए इसमें 4 पॉइंट आते हैं। डायरेक्शन देने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 4। एक, आपको लोगों के काम का क्या करना पड़ेगा? सुपरविजन, पर्यवेक्षण। लोगों के काम को सुपरवाइज करो, पर्यवेक्षण। और उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? नेता, नेतृत्व, लीडरशिप। आपको नेतृत्व की भूमिका अपनानी पड़ेगी, खुद को आगे होकर काम करना पड़ेगा ताकि लोग आपको क्या करें? फॉलो करें। मैंने कई बार देखा है बच्चे पता नहीं क्या क्या विचार करते रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत सोचते रहते हैं। आप मेरे साथ बैठ जाओ,
आधे घंटे बैठ जाओ, जोश में उठोगे एकदम। मैं ऐसा क्या कर दूंगा, मैं आपको फुल्ली क्या कर दूंगा, मोटिवेटेड। ना हम नेगेटिव सोचते हैं ना नेगेटिव बोलते हैं। अभी प्रेरणा, मोटिवेशन, बिना मोटिवेशन के लोग काम नहीं करते। आपको क्या लगता है फौजी लोग जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो ऐसे उनको डर नहीं लगता क्या कि यार मर जाएंगे? लगता है डर उनको भी, पर उसको लड़ाई जाने से पहले एक चौसीला क्या दिया जाता है, स्पीच। बच्चों मैं तो देशभक्त भी नहीं हूँ, देखो आपको बताऊँ, हम बड़ी आदमी, हमें व्यापार आता है और क्या आता है, लेकिन 15 अगस्त के दिन गाने चलते थे, जरा याद करो कुर्बानी, तो मेरे ये रोंगटे से खड़े हो जाते थे। क्या आपने भी फील किया क्या ऐसा, या मेरे ही हुए हैं? क्या आप सबने ऐसा फील किया है? कभी रोंगटे से ना ऐसे जोश में आ जाते थे यूँ। ये मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन ऐसा नहीं है फाइनेंशियली होता है, नॉन फाइनेंशियल भी होता है। लोग काम ही तब करते हैं जब वो अभिप्रेरित होते हैं। आप सब जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी केवल इसीलिए तो कर रहे हो क्योंकि एक मोटिवेशन है आपके पास। किसी को शादी करनी है इसलिए जूनियर अकाउंटेंट बनना चाह रहा है। बहुत मुश्किल हो गया यार आजकल, क्योंकि लड़की के बाद आपको सरकारी दामाद चाहिए। क्या करें बेचारे लड़के, कुंवारे मर जाएं क्या, जूनियर अकाउंटेंट कर लेंगे। किसी को अपना करियर सेट करना है तो मोटिवेशन है कुछ ना कुछ, इसलिए आप लगे हुए हो। और एक आखिरी चीज, किसी को भी डायरेक्शन तभी दे सकते हो जब आप उसके साथ प्रॉपर क्या करो, कम्युनिकेशन, संचार। और इतने बड़े टॉपिक में इन्होंने कहा ये प्रबंध के सारे काम बेकार। अगर इन सब काम को सक्सेस करना है तो आपको आपस में क्या करना पड़ेगा, समन्वय करना पड़ेगा, तालमेल बिठाना पड़ेगा। तो समन्वय प्रबंध का कार्य नहीं है, सभी प्रबंधकीय कार्यों का क्या है, सारे। ये पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट में आया था। तो आपके कोर्स में एक तो केवल क्या दे दिया इन्होंने, कोऑर्डिनेशन, और एक क्या दे दिया, संचार। पूरा मैनेजमेंट नहीं दिया। तो अगर कभी सिलेबस चेंज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ये मैनेजमेंट का टॉपिक एक दो और ऐड कर देंगे, इसके अलावा तो और कुछ करेंगे नहीं। तो आपका संचार पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन है, मिनिमम से मिनिमम 1 क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, समन्वय। इस पे कितने क्वेश्चन आएंगे, 1। अब बताओ कोई भी व्यापार सक्सेस कब होगा, कोई भी व्यापार सक्सेस कब होगा, बताओ व्यापार सक्सेस कब होगा? जब उसके यहां जो काम करने वाले लोग हैं वो अनुशासन में हों। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक और क्या डाल दिया इन्होंने, अनुशासन। तो ये देखो सब मैनेजमेंट की चीजें हैं कि आप लोगों को मैनेज करें, संचार करें, लोगों के साथ तालमेल बिठा के चलें, अनुशासन में रखें। अब अनुशासन के लिए डगलस मैकग्रर ने एक नियम बताया, रेड स्टॉप, जो रेड हॉट स्टॉप रूल्स, लाल गरम चूल्हे का। आपने कभी देखा है कोई गरम चूल्हा देखा है? बताओ, गरम चूल्हा और अनुशासन एक ही बात है? एक ही बात है। कैसे? जो ही आप गरम चूल्हे के पास जाते हो तो उसकी गर्माहट आपको एहसास कराती है कि छूना मत वरना जला दूंगा। ऐसे ही अनुशासनहीनता में ऑर्गेनाइजेशन आपको एहसास कराएगा कि अनुशासनहीनता नहीं वरना दंड। और एक और मजेदार बताऊं, चूल्हे की पक्षपात रहित होता है। चाहे मैं हाथ लगाऊं चाहे मेरी बीवी लगाए, बराबर जलाएगा। भेदभाव नहीं करता कि भाई नारी है इसको चलो मुक्ति दे दी जाए, रिजर्वेशन नहीं है वहां पे। अब प्रायर वार्निंग दे रहा है और रिजल्ट का वेट नहीं करता वो कि एग्जाम दिए भी रिजल्ट आएगा, इमीडिएट रिजल्ट, तुम छुओ और हम जलाएंगे। अनुशासन भी ऐसा ही होना चाहिए। तुम अनुशासनहीनता करो, अभी की अभी दंड, अभी की अभी दंड। पहले से वार्निंग भी दे रखी है, एकदम चूल्हे जैसा है। और ये बात मैंने नहीं कही, किसने कही है? डगलस मैकग्रर ने। और पिछली बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया था कि लाल गरम स्टोव का नियम किसने बताया? डगलस मैकग्रर ने बताया। समझ में आ रहा है? अब बच्चों, आज आपने अखबार देखा हो तो एक छोटी सी ट्रेन थी, उसमें सर्जन इंस्टीट्यूट बैठा था, देखा आपने?
क्या हम विज्ञापन करते हैं? करते हैं नहीं करते? आपको क्या लगता है फेसबुक पे अपने आप ही ऐड आ जाते हैं, यूट्यूब पे अपने आप ही ऐड आ जाते हैं, अखबार में अपने आप ही आ जाते हैं? हम विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन क्यों करते हैं? विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन मार्केटिंग का एक क्या है? फंडा है। तो आपके कोर्स में आखिरी क्या दिया हुआ है? विज्ञापन। एक क्वेश्चन इसका मान लो, एक इसका मान लो, लगभग लगभग 25 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें कोई ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में ज़्यादा आ गया, किसी में कम आ गया। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई चैप्टर में कुछ नहीं आता और किसी चैप्टर में बहुत सारा आ जाता है। जैसे पिछली बार अनुशासन में 3-4 क्वेश्चन आ गई, कई बार अनुशासन में कोई क्वेश्चन ही नहीं आई। ये आपको मैंने सिलेबस का एक क्या दे दिया? पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। समझ में आ गया? अब आप बताओ, जैसे ऑडिट में मैंने आपको 2 टॉपिक कहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। यहाँ आपको क्या लग रहा है? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-4 छोटे छोटे चैप्टर हैं, भले ये लास्ट में पढ़ सकते हो, लेकिन देखो ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट और ये भी इम्पोर्टेंट। अब इसमें सुनो ध्यान से, आप स्कोर कैसे करेंगे, आपको कैसे 25 मार्क्स लाने हैं। तो ये ऑडिट जैसी सब्जेक्ट नहीं है जहाँ मैं कह दूँ कि 25 में से 25। ये थोड़ा सा सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन पूछ लेंगे। हाँ, ये एंश्योर है कि मेरे पढ़ाई वैसे बाहर नहीं आएगा, वो आप निश्चिंत रहो। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर हम कौन सी बुक लेके आए? कौन सी लाएगा बता? सर मैं एनसीईआरटी की बुक ले आऊँ? तो मैं कहा तुझे क्या लगता है मैंने नहीं पढ़ी और ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ? एनसीईआरटी के पेज नंबर बता दूँ मैं तुमको? एनसीईआरटी की बुक मैंने पढ़ ली है, आपको नहीं पढ़नी। बीकॉम की बुक मैंने पढ़ ली है, तो आपको कोई बुक नहीं लानी, कुछ नहीं करना। एक काम करना है, ईमानदारी से हमारी क्लास की स्टडी करना है, डेली की डेली। आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। और पढ़ने का तरीका भी बता देता हूँ मैं, मेरी क्लास का भी तरीका बता देता हूँ। एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कराऊंगा और उसका क्या होगा? टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट। एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आपको लिखने विखने का काम नहीं है। लिखाऊंगा तो इस जन्म में ही कोई कोर्स नहीं होना। बाकायदा आपको बुक मिलेगी, सब नोट्स मिलेंगे, आपको यहाँ समझना है, लिखना हो। बोर्ड पे जो हम बनाते हैं स्लाइड्स, ये भी आपके मोबाइल ऐप पे आ जाएंगी सारी। तो आप यहाँ आपको लग रहा है कि बोरियत हो रही है तो लिख लो, बाकी सब कुछ चीज़ें आपके मोबाइल। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, सब कुछ आपको, जो भी ये बोर्ड की जो स्लाइड मैंने सब लिखी है, अभी सेव करी थी ना लड़के ने, देखा ना आपने, ये सीधी आपके मोबाइल पे आएंगी। तो लिख लेना घर पे बैठ के आराम से, रिवीजन भी हो जाएगा, क्लास भी हो जाएगी। मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले टॉपिक पढ़ेंगे पूरा, फिर मैंने पीछे क्वेश्चन सेट दे रखे हैं हर एक चैप्टर के, वो तो मैं ही कराऊंगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। और उसके बाद जब पूरा कोर्स हो जाएगा तो वो मेगा सीरीज चलेंगी आपकी, वो अलग है। इतनी तैयारी कर लेना ईमानदारी से, बस बहुत है। समझ में आ गया? चलो, तो आज मैं आपको चैप्टर शुरू करवाने जा रहा हूँ। देखिए, हम चैप्टर शुरू करेंगे व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। व्यावसायिक संगठन के प्रारूप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये जो आपके सामने नोट्स दिखाई दे रहे हैं, चैप्टर 2 मैंने इसको बनाया है, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। और ये अपन इस तरीके से पहले एक पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है ना यहाँ पे, यही एज इट इज आपको क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। बाईलैंग्वेल है हमारे सारे नोट्स, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और अभी पहले तो हम न्यूज़पेपर भी देते थे, लेकिन अभी क्या बन के आ रही है, बुक आ रही है। तो पूरी की पूरी बुक मिल जाएगी आपको। यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलो मैं थोड़ा सा स्टार्ट कराता हूँ। बताओ बिजनेस क्या है भाई? व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में शुरू कराऊँ उससे पहले ये पूछ रहा हूँ, व्यवसाय क्या है? तो व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया, क्या होता है? व्यस्त रहना। पर व्यस्त क्यों रहता है कोई भी आदमी? तो पहले मैं आपको इंसान के बारे में बताऊं। जो मानवीय क्रियाएं होती हैं, जो भी मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, वो 2 तरीके की हो सकती है। मानवीय क्रियाएं 2 तरीके की हो सकती हैं। बताओ कैसी? आर्थिक और अनार्थिक। एक तो आर्थिक होती है और एक क्या होती है? अनार्थिक होती है। इकोनॉमिक और
नॉन इकोनॉमिक। आर्थिक गतिविधि क्या होती है बताओ? आर्थिक गतिविधि क्या होती है? जो कोई ना कोई आजीविका कमाने के लिए की जाएगी। समझ में आ गया? तो व्यवसाय कैसी गतिविधि है? आर्थिक। क्या हम लोग अनार्थिक गतिविधि भी करते हैं? बताओ। अब मेरी वाइफ घर में खाना बनाती है, पैसा थोड़ी मिलता है, पैसा तो नहीं मिल रहा ना। तो गृहिणी के द्वारा घर में खाना बनाना। आप मंदिर में पूजा करने जाते हो तो क्रिया तो ये भी है। तो सभी मानवीय क्रियाएं व्यापार नहीं होती, सभी मानवीय क्रियाएं व्यापार नहीं होती है। अनार्थिक क्रियाएं व्यापार नहीं हो सकती। व्यापार हमेशा क्या होगा? आर्थिक क्रिया होगी। यहां तक समझ में आ रहा है? बिजनेस आप उसी को कह सकते हो जिसमें किसी ना किसी वस्तु का, गुड्स यानी कि माल, या फिर सर्विस का यानी कि सेवा का, बताओ क्या हो? आदान प्रदान। आदान प्रदान को क्या बोलते हैं? विनिमय। तो व्यापारी आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा? व्यापारी आपको या तो माल प्रोवाइड करवाएगा या सेवा देगा, और आप बदले में क्या दोगे उसे? बदले में क्या दोगे? पैसा दोगे, और वो उसका क्या है? लाभ है। तो ये होता है बिजनेस का एक जनरल इंट्रोडक्शन। मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, हालांकि बिजनेस का अलग से चैप्टर आएगा अपना। पहले हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? व्यावसायिक संगठन के प्रारूप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो मैंने क्या लिखा है? व्यवसाय। व्यवसाय से तात्पर्य उस आर्थिक क्रिया से है। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमी एक्टिविटी है, तो इसमें पहली चीज जो समझने लायक है, जो आपको लर्न रखनी है, याद रखनी है आपको, कि बिजनेस क्या है बताओ? आर्थिक क्रिया है। बिजनेस कभी भी अनार्थिक क्रिया नहीं हो सकती। इकोनॉमी एक्टिविटी है, पैसों का लेन देन होगा ही होगा। पुराने जमाने में क्या होता था? वस्तु विनिमय होता था, वस्तु के बदले वस्तु, व्यापार तो वो भी था। यह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यवसायी को क्या मिलता है? लाभ, और समाज को क्या मिल रहा है? वस्तु व सेवा की प्राप्ति। समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो मैंने यहां एक और बात लिखी है कि सारे के सारे व्यवसाय क्या होते हैं? आर्थिक क्रिया होते हैं। लेकिन सारी आर्थिक क्रिया क्या हो? व्यवसाय हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार हम ऐसी आर्थिक क्रियाएं भी करते हैं जो व्यापार नहीं होती। जैसे आप किसी मंदिर में गए, दान देके आ गए, पैसे तो दिए ही है ना, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पर ये व्यापार तो नहीं है। तो व्यापार आर्थिक क्रिया है, लेकिन सारी आर्थिक क्रिया व्यापार हो ये जरूरी नहीं है। अब ध्यान से सुनना, व्यवसाय जो है वो एक बहुत बड़ा शब्द है, बिजनेस बड़ा शब्द है। बिजनेस में क्या क्या शामिल है? व्यापार, उद्योग और वाणिज्य। आप कहें सर ये क्या होते हैं? जब खाली माल का क्रय विक्रय करते हो तो वो क्या कहलाता है? व्यापार। उद्योग क्या होता है बताओ? जो कच्चे माल से निर्मित माल तैयार करे, और पैसा मतलब हमारे जैसा प्रोफेशन। ये मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है जो हम बिजनेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम सीधा स्टार्ट करें हमारे चैप्टर को। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस करने के कई तरीके हैं बच्चों, बहुत तरीके हैं। और जब जिस दिन आप बिजनेस करोगे ना, आपको सबसे पहली सोच आपको यही देखनी पड़ेगी कि सर हम बिजनेस करें कैसे। क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार मैं अकेला काम करूं, या परिवार के साथ काम करूं, या किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप करूं। कई बार तो मजबूरी भी हो जाती है। जैसे मैं मेरे ऑफिस की बात करता हूं, मेरी जो सीए फर्म है, हमारी पार्टनरशिप फर्म है। जो मेरी चार्टेड अकाउंटेंसी की जो फर्म है वो मेरी पार्टनरशिप फर्म है। हम 7 पार्टनर्स हैं। एक दिल्ली बैठते हैं, एक अहमदाबाद बैठते हैं, 2 हम जयपुर बैठते हैं। तो आप मुझे बताओ, मैंने पार्टनरशिप फर्म क्यों बनाई? और मैं साझेदारी में बिलीव नहीं करता हूँ। शादी होने के बाद मैंने पार्टनरशिप बंद कर दी, भाई लॉस ही लॉस होता है। तो बताओ मैंने साझेदारी क्यों बनाई? क्योंकि आजकल क्या हम लोगों को बैंक ऑडिट कब मिलती है? जब हमारी क्या हो? पार्टनरशिप फर्म हो। तो मजबूरी हो गई। लोग कंपनी क्यों बनाते हैं? कंपनी क्यों बनाते हैं बताओ? कंपनी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? अच्छा देखो मैं आपको
कुछ चीज़ें समझाता हूँ। मेरे दिमाग में विचार आया कि यार कुछ ना कुछ व्यापार किया जाए और बहुत बढ़िया व्यापार किया जाए, लेकिन व्यापार के साथ एक चीज़ हमेशा जुड़ी हुई रहती है और वो है जोखिम। क्योंकि व्यापार में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम है? कि जो पैसा लगाया ना वो डूब जाएगा। अब मैंने व्यापार किया मान लो, और मेरा व्यापार बुरी तरीके से डूब गया, मैं बर्बाद हो गया, मालूम इससे क्या होगा? मेरी व्यक्तिगत संपत्ति जो है वो भी बिकेंगी, मेरी बीवी के गहने भी बेचने पड़ेंगे मुझे लोगों का कर्जा चुकाने के लिए। तो ऐसा व्यापार क्या फायदा? यार जोखिम मैं ले रहा हूं और मेरे बच्चे भुगते हैं। मैं जोखिम थोड़ी सीमित लेना चाहता हूं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या बना? कंपनी। कंपनी में आज विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, लेकिन मैंने बाकायदा विजय माल्या की कंपनी के शेयर भी ले रखे थे, नीरव मोदी के भी ले रखे थे। मैं तो आपके सामने आराम से घूम रहा हूं। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जो मैंने शेयर खरीदे थे वो पैसे डूब जाएंगे। मेरी व्यक्तिगत कोई दायित्व नहीं है, इसलिए लोग क्या बनाते हैं? कंपनी बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको यही सोचना पड़ेगा कि मैं व्यापार किस फॉर्मेट में करूं। अकेला करूं, परिवार के साथ करूं, साझेदारी फर्म करूं। और देखो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है ना, लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको पढ़ाने से पहले मैं पान की दुकान लगाया करता था साहब। तो पान में मैं चूना लगाता था और लोगों को मेरा लगाया हुआ चूना बहुत पसंद आया। अब व्यापार बढ़ गया साहब। तो बताओ मैं अब तक कौन था? मैं था अकेला। अकेला बोले तो एकल व्यक्ति या एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब व्यापार बढ़ गया। आप सोचो अगर आपका व्यापार बढ़ेगा, आप सबसे पहले किसकी तरफ देखेंगे? आपसे अकेले से मैनेज नहीं हो रहा, काम बढ़ रहा है, सबसे पहले किसकी तरफ देखेंगे? बताओ। हर आदमी यही देखता है। सबसे पहले वो अपने परिवार के लोगों को ही बोलेगा। भाई आपका व्यापार बढ़ेगा, आप अपने भाई को ही तो बुलाओगे कि यार तू आ जा मेरे साथ, मैं अकेला परेशान हो रहा हूँ, तू फ्री घूम रहा है, चला जा, दोनों भाई मिलकर काम करते हैं। यही तो होता है। तो सब मेरी जब पान की दुकान चली और मेरा काम बढ़ा, तो अकेले से मैनेज नहीं हो रहा था। मैंने मेरी वाइफ को कहा कि तू भी मेरे साथ बिजनेस में आता है। बोले क्या करना है? मैंने कहा चूना लगाना है। बोला इसमें तो मैं माहिर हूं। तो साहब किसका निर्माण हुआ? HUF। अब मैं इसमें आपको बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा बाद में कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, समझ रहे हो? और इसमें लड़कियों की क्या स्टेटस है? आपकी शादी हो गई? नहीं हुई। पिताजी, क्या आप कितने बच्चे हो? 3 भाई बहन हो। भाई कितने हैं? दोनों बहनें पराई हो जाएंगी। पिताजी की संपत्ति में किसका हिस्सा? खुल के बताओ। पिताजी की संपत्ति में किसका हिस्सा? और बहन का? बताओ। देखो साहब, हिंदू लॉ में अमेंडमेंट आया 2005 में, और ये कहा गया कि लड़की भले ही क्या हो जाए, विवाहित, उसका पुरखों की संपत्ति में हिस्सा रहेगा। इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। पूरी जिंदगी पिताजी की संपत्ति में भी हिस्सा। पिताजी मतलब जो आपकी पूर्वजों की संपत्ति हो। पिताजी ने खुद ने बनाई है तो आप कुछ नहीं बोल सकते उनको। आप पूर्वजों की संपत्ति जो पिताजी को भी फोकट में मिली है। भाई आज मान लीजिए आपके दादा परदादा की प्रॉपर्टी थी, पिताजी कुंडली मार के बैठ गए, किस शक से? बोले साहब मैं उनका बेटा हूं। तो बोला हम कौन है? खून का रिश्ता है। तो उसमें प्रॉपर्टी में चाहे लड़की शादी क्यों ना हो जाए, उसके बाद भी उनका क्या रहेगा? हिस्सा रहेगा। समझ में आ गया? और पति की संपत्ति में तो है ही, वो तो नहीं देगा तो ले लोगे आप। बोलो समझे नहीं समझे? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अपने हिंदुस्तान में 2 तरह के कॉन्सेप्ट है HUF को लेके। एक है मिताक्षरा और एक है दाया भाग। वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है
कि साहब जो ही परिवार में आपने क्या लिया, जन्म, परिवार में जन्म लिया, तो आपका क्या रिश्ता है उनके साथ, खून का रिश्ता, रक्त संबंध कहते हैं इसको अपन, ब्लड रिलेशनशिप। तो स्पिंदा इज द ब्लड रिलेशनशिप, मतलब मूल जो कुल का आधार है, स्पिंदा बोलते हैं इंग्लिश में उसको, कुल का जो आधार है वो क्या है, खून का रिश्ता। परिवार में जो ही किसी सदस्य का जन्म होता है वो परिवार का क्या बन गया, सदस्य। समझ में आ गया, चाहे लड़का और चाहे लड़की हो। एक विचारधारा ये कहती है जन्म से कुछ नहीं होता, पिंड दान करके आओ, उसके बाद आप क्या बनोगे, सदस्य। पिंड दान क्या होता है जी, जब कोई डेथ हो जाती है तो वो अपने 11वां 12वां करते हैं ना, वो पिंड जिससे बनाते हैं उसको पिंड दान कहते हैं। वो कहते हैं पिंड दान से आप क्या बनोगे, यानी कि जब तक पिताजी हैं आपका संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं। ये थोड़ी सी सभ्य है, लेकिन ये सबसे कम चलन में है। ये असम और बंगाल में चलती है, बाकी पूरे इंडिया में अपनी यही चलेगी कि जन्म लेते ही आप परिवार के सदस्य। अब देखो साहब क्या हुआ, मेरी वाइफ मेरे साथ लग गई, हम दोनों ने बिजनेस शुरू किया, मतलब जो चल रहा था बिजनेस खूब बढ़ गया साहब, और बढ़ा। अब बताओ व्यापार बढ़ता जा रहा है, क्या करें। अब व्यापार बढ़ रहा है तो हमें और लोगों की आवश्यकता है। भाई व्यापार में मेन दो ही चीज तो चाहिए, मैन पावर, मनी पावर। पैसा आ जाए, लोग आ जाए, काम तो कर लेंगे। अब बताओ क्या करूं, परिवार के सदस्यों की संख्या तो सीमित ही है ना, और पूंजी तो जो घर में है वही है ना, कहां से लाऊं और पैसा। तो आप क्या बना सकते हो, साझेदारी। क्या बनाएंगे हम, पार्टनरशिप। समझ में आ रहा है, बताओ बनोगे क्या हमारे पार्टनर आप। वही चूना लगाना है, बताओ बनोगे। साहब ये हमारा पार्टनर बन गया, हमने एक ब्रांच खुला दी, ये दुकान पे बैठ गया और लोगों को चूना लगा रहा है। पर इस भाई को ये मालूम नहीं था कि चूना भी कायदे का ही लगता है। इसने पान में चूना लगा दिया ज्यादा और ये खाने आ गए। जो इन्होंने पान को मुंह में रखा, इनका मुंह जल गया। और ये उठा के केस किसके ऊपर कर रहा है, मेरे ऊपर। अरे चूना लगा कोई और रहा है और तुम बैंड बजा रहे हो मेरी। इसी का नाम है साझेदारी, समझे। करे कोई और भरे कोई। साझेदारों का दायित्व असीमित। एक साझेदार के द्वारा किए गए काम के लिए दूसरे साझेदार उत्तरदायी। भैया हाथ जोड़े, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा काम कि तुम गड़बड़ करो और भुगतूं मैं। तो साहब इस चीज से दुखी हुए और एक कॉन्सेप्ट आया, कौन सा, कंपनी। ये अंग्रेजों की देन है साहब। हमने तो हमारी जिंदगी में पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी देखी थी, और ये फैक्ट है। इंडिया की तो सबसे पहली कंपनी का जो जन्म हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ही हुआ है। कंपनी को दो टुकड़े कर दो, कम प्लस पनी। कम का मतलब होता है गेट टुगेदर, एक साथ, और पनी का मतलब होता है पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा। नहीं समझे, खाना खाते हैं आप, शाम को आप डिनर जो करते हो परिवार के साथ करते हो। हमारे हिंदुओं में प्रथा क्या थी कि नीचे बैठते थे, चौकी रखते थे, चौकी के ऊपर क्या रखते थे, खाना। मतलब खाना अपने से ऊपर होना चाहिए, हाथ जोड़ के खाने को लेते थे, जूठन नहीं छोड़ते थे। अंग्रेज आए, ये क्या है, खाना नीचे रखो तुम ऊपर बैठो, डाइनिंग टेबल लगा दी। ये डाइनिंग टेबल जो है ना, उसी से कंपनी का जन्म हुआ है, ए पीस ऑफ ब्रेड। डाइनिंग टेबल पे अंग्रेज लोग, पूरे परिवार के लोग इकट्ठे होते थे, एक साथ खाना खाते और खाते खाते बात करते। हमारे यहाँ तो उल्टा है, खाते टाइम बोलते ही मम्मी की आती थी थप्पड़, नालायक खाते टाइम बोलते नहीं है, पाप लगता है। या आजकल पाप का ही मालूम नहीं चला कैसे कैसे लग जाता है, समझ रहे हो। तो आप बताओ, वहां पर लोगों ने एक साथ इकट्ठे हुए और डिस्कशन किया। वो जो एक साथ इकट्ठे हुए उसको क्या कहेंगे अपन, मीटिंग्स। क्या कहेंगे, मीटिंग, सभा। तो कंपनी में निर्णय कभी भी एक आदमी का नहीं होता। कंपनी का नाम ही कंपनी है। अपन देसी भाषा में बोलते थे, यार मेरे को कंपनी दे रहा है क्या, मतलब मैं अकेला नहीं रहना चाहता। लोग मिलकर काम करेंगे, मिलकर डिसीजन लेंगे, और इसमें दायित्व क्या होगा, सीमित होगा। लेकिन बच्चों, कंपनी बनाने में बहुत सारी लीगल क्या हैं, फॉर्मेलिटीज हैं।
बहुत सारी औपचारिकताएं हैं, तो लोग इससे हो जाते हैं दुखी। तो अपने को रिक्वायरमेंट ऐसी आई कि यार कोई ऐसी चीज दो जो इन दोनों का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। नहीं समझे? मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी है, बहुत पतली सी है, एकदम पतली सी है, मतलब ये मार्कर जैसी मान लो आप ऐसे, बस इतनी सी है। तेज हवा में तो हम बाहर ही नहीं निकालते उसको। अभी मकर संक्रांति में बोली पापा बैलून ला दो, मैंने कहा बैलून तो यहीं रह जाएंगे, तू मालूम नहीं कहाँ जाएगी। तो मैं कई बार उसको देख के चिंतित भी होता हूँ कि यार ये 10 साल की हो गई, इतनी पतली सी है, कैसे काम चलेगा इसका। तो मैं 1-2 बार डॉक्टर के पास गया, मैं कहा डॉक्टर साहब देखो इसको थोड़ा सा, ये वजन ही नहीं बढ़ रहा है इसका, इसके बदले में सारा इसकी मम्मी खाई जा रही है, वो बढ़े जा रही है, इसके कुछ असर नहीं हो रहा। आप देखो, डॉक्टर साहब ने कहा एक काम करो, इसको आप हरी सब्जी खिलाओ। मैं कहा डॉक्टर साहब कोई और इलाज? बोले क्यों? मैं कहा इसका बाप ही नहीं खाता, ये क्या खाएगी? मैं कहा हरी सब्जी नहीं खाई जाए, अब बताओ क्या करें। तो हमने मालूम है तरीका क्या निकाला? देखो मैं पालक की सब्जी नहीं खाता, ये फैक्ट है, मुझसे नहीं खाई जाती, लेकिन मैं पालक पनीर खा लेता हूँ। समझ लो, मैं पालक वैसे नहीं खाऊंगा पर पालक पूड़ी खा लूंगा। तो कोई पालक पनीर, पालक पूड़ी ऐसा बना दो। पपीते का जूस अच्छा नहीं लगता, लेकिन पपीता शेक अच्छा लगता है क्योंकि आइसक्रीम डल गई। तो एक पपीता शेक बनाते हैं, ये पपीता, ये आइसक्रीम, इन दोनों को मिला के पपीता शेक, उसका नाम क्या रख दिया? LLP। अच्छी अच्छी चीजें ले लो। साझेदारी की अच्छी बात क्या है कि लाभों का क्या होता है? बंटवारा। भाई आप व्यापार कर रहे हो, लाभ का क्या होगा? बंटवारा होगा। यहां तक समझ में आ रहा है? साझेदारी में बहुत बुरी बात क्या है कि साझेदारों के दायित्व क्या होंगे? असीमित। लेकिन कंपनी की अच्छी बात क्या है? इसलिए नाम क्या दे दिया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सीमित दायित्व साझेदारी। पर ना तो ये साझेदारी है और ना ही ये कंपनी है। अब खच्चर को आप क्या कहोगे? ना घोड़ा कह सकते हो, ना गधा कह सकते हो। तो ये LLP है, इसका अलग से एक रूल है। ये कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा ही गवर्न होती है, इसका अलग से अपना एक्ट है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गई आपका सीमित दायित्व साझेदारी। अब इसके अलावा साहब और जो फॉर्मेट हैं, वो फॉर्मेट ये है कि हम सहकारी समिति बना लें। क्या बना लें? बताओ ये क्या होती है सहकारी समिति? सहकारी समितियां क्या होती हैं, बता सकता है कोई? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, आप बता सकते हैं? अजय बताओ, दूध पीते हो? दूध पी रहे हो, कहां से लाते हो? डेयरी से। शहरों में तो यही है, कौन सी गाय भैंस आएंगी यहाँ पे? सरस डेयरी नाम सुना है? अमूल दूध पीता है इंडिया, ये भी सुना है? ये सब क्या है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इनको सर कोऑपरेटिव क्यों कह रहे हैं? सरस डेयरी कितने का दूध दे रहा है? मतलब कितने का आ रहा है लगभग, एक आइडिया दो। 60 रुपये, 60 रुपये के आसपास मान लेते हैं लीटर। आप में से कोई गाय भैंस रखता है क्या, ये बताओ? हाँ, जो दूध बेचता भी है, किसको बेचते हो आप? जो गाय भैंस रख रहा है, मैं उससे ही पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा अभी 2 मिनट में। किसको बेचते हो, सही बताना। देख, बाजार में आप बेच रहे हो वो अलग कहानी हो गई। बहुत सारे गाय भैंस रखने वाले लोग दूध किसको बेच रहे हैं? सरस डेयरी को। क्या रेट में बेच रहे हो जी? फैट के हिसाब से 70, और सरस डेयरी वाला उसको बेच रहा है 60 में और ले रहा है कितने में? 70 में। ऐसा क्यों? क्योंकि एक कोऑपरेटिव है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। समझ रहे हो? एक दूसरे का क्या करना है? सहयोग करना है। इसका जन्म कैसे हुआ देखो बताता हूं। पापड़ खाए आपने? कहां से लाते हो पापड़? हाँ, आजकल वो जमाने गए। हमारे टाइम में पापड़ की मैं स्टोरी सुनाता हूँ। सर्दियों में बनते थे साहब पापड़। तो मम्मी क्या करती थी, मोहल्ले पड़ोस की औरतों को न्योता बेचती थी कि भाई आज इनके यहाँ पे पापड़ बेलने चलना है। नाई होता था गांव का, उसका काम होता था सबको न्योता दे के आना, और सबको मैसेज होता था भाई पापड़ बेलने चलना है। पर मेरी मम्मी के पास तो एक ही बेलन था,
और पापड़ तो बहुत सारे बेलने, तो सभी मोहल्ले की औरतें अपना अपना बेलन लेके आती थी, हर घर में एक बेलन तो था ही, और ऊपर छत पे धूप में बैठ के बातें करते करते पापड़ बेलती, कोई पैसा नहीं, और पूरा एक पीपा भर लिया, ड्रम भर लिया साहब, अपनी तो पूरी सर्दी निकल ली। लेकिन सुन लेना बच्चों, पापड़ बिलवाए हैं तो बेलने जाना पड़ेगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन बताओ सीमित थे कि नहीं थे? एक ही तो बेलन था, पर कलेक्टिव हो गया, सामूहिक रूप से क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, और एक दूसरे को कॉपरेशन की भावना से, सहकारिता की भावना से हमने काम किया। तो लाभ कमाना हमारा यहाँ पे क्या नहीं है, उद्देश्य नहीं है। तो ये क्या बन गई, सहकारी समिति। व्यापार के ये कुछ ऐसे प्रारूप हैं जिनमें लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता। सहकारी समिति है, कंपनी में एक आती है एनपीओ, सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, जो पुण्यार्थ उद्देश्य के लिए कंपनी बनती है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, साझेदारी और एलएलपी कभी भी धर्मार्थ उद्देश्य के लिए नहीं बन सकती। साझेदारी और एलएलपी हमेशा किसके लिए बनेगी बताओ, लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए ही बनेगी। समझ में आ गया? अब सहकारी समिति के अलावा मैं आपको बता दूं, व्यापार सिर्फ प्राइवेट लोग नहीं कर रहे हैं, व्यापार सरकार भी कर रही है। करती है क्या? तभी तो 3 बार सीईटी के फॉर्म पर भाई, अरे हो रहा हो, आने दो पैसा, आने दो पैसा। देखो कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, 10-11 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिए, इंटू कर लो आप। सरकार व्यापार करती है। पेट्रोल पंप पे कौन पेट्रोल फ्री दे रहा है बताओ? सरकारी पेट्रोल पंप पे कौन फ्री दे रहा है? बीएसएनएल, हिंदुस्तान बोल रहा है पर पैसा लग रहा है, पॉकेट में थोड़ी आ रहे हैं। तो सरकार भी व्यापार करती है। रेलवे चल रहा है, रेलवे में भी आपको टिकट लेनी पड़ रही है। तो ये आपका क्या हो गया बताओ? सरकारी संगठन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक ये प्रारूप पढ़ेंगे अपन। और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया साहब, हिंदी चीनी भाई भाई, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, पीपीपी। इसको अपन कहते हैं मिश्रित क्षेत्र। क्या कहते हैं अपन इसको? मिश्रित क्षेत्र। बताओ मिश्रित क्षेत्र क्यों कह रहे हैं इसको? मिश्रित क्षेत्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों क्या हैं, मिल रहे हैं। अब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सुनो, मिश्रित क्षेत्र का विचार, संयुक्त क्षेत्र का विचार सर्वप्रथम भारत में किसके द्वारा दिया गया? क्या याद रखोगे? दत्त कमेटी के सुझाव के आधार पे। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और एक और बात बता देता हूं बच्चों, मेरे नोट्स के साथ में जो क्वेश्चन होंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आया हुआ नहीं है। मेरे सारे कलेक्शन जो पीछे के क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम के आए हुए हैं। और कौन से एग्जाम में आए हुए हैं? हिंदुस्तान का कोई पब्लिक सर्विस कमीशन मैंने नहीं छोड़ा। अब मेरे जैसे आदमी को लॉकडाउन में बंद कर दोगे तो यही बवाल करूंगा। सारी पब्लिक सर्विस कमीशन की साइड पे गया, एमपी, यूपी, गोवा, जे&के सारे के सारे उठा के कलेक्शन डाल दिया। तो आप इन क्वेश्चन को ढंग से करना जो मैंने नोट्स के साथ दिए हैं, क्योंकि ये सारे किस में आए हुए हैं एग्जाम में। उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि भारत में मिश्रित क्षेत्र का विचार किसके सुझाव के आधार पे दिया गया? दत्त कमेटी का। कब दिया गया? बस ये 2 चीजें याद रखनी है। मिश्रित क्षेत्र समझ गए? क्लियर है? ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, बाकी कल पढ़ेंगे अपन। ये बताऊंगा कि साहब आइडियल बेटा कौन होता है, तो यानी कि आइडियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। कल कंटिन्यू करेंगे।